कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ करने से पहले देखेंगे चार्जेस। चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस। अगर तो सेम तरह के चार्ज होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर डिफरेंट होगी तो अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होगी उसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ पर आएगा? जहाँ पर चार्जेस की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसे क्या बोल देंगे? हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ में देखो दो चार्ज हैं हमारे पास, Q1 और Q2। इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। जहाँ तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे, या एक चार्ज पॉजिटिव जहाँ एक नेगेटिव होगा, जहाँ तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अगर सेम तरह के होंगे चार्ज तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ऑपोजिट तरह के चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगी। इनमें जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली का मतलब ये है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब ये है। और उसके बाद जहां से डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे कूलम्ब्स लॉ को आप स्टेट कर दोगे। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी। और जब डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करोगे तो कांस्टेंट लग जाएगा के। फोर्स का कांस्टेंट है तो बोल देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बोल देंगे। सीडीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू 1, और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ भी होती है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है? के इक्वल टू 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। और के की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। पुट करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये कूलम्ब्स लॉ की सिंपल फॉर्म हो गई। ठीक है, हमारे पास ये कूलम्ब्स लॉ की क्या है? सिंपल फॉर्म। इसमें Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, R इनमें डिस्टेंस है, और F क्या है? हमारे पास फोर्स है। वो रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करेगी। इसके बाद देखिए जो टॉपिक है वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू के Q1 Q2 R²। और वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेगा ये। इसमें देखो फर्स्ट केस में देखो ये फॉर्मूला आपके पास। फर्स्ट केस में देखो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कैसे हो गए? इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई कर। देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चार्ज जहाँ तो पॉजिटिव होंगे, जहाँ दोनों चार्ज क्या होंगे? नेगेटिव। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अगर सेम तरह के चार्ज होंगे तो इनमें कौन सी फोर्स होगी? रिपल्शन फोर्स होगी। ये देखिए ये डायग्राम, अगर फर्स्ट डायग्राम के साथ आप कंपेयर करें तो डायग्राम जहां तक सेम है, Q1 Q2 उनमें डिस्टेंस क्या है? R। और फोर्स ऑफ रिपल्शन थी तो फोर्सेस किस तरफ लगेंगी? बाहर की तरफ लगेंगी, क्योंकि एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे Q1 Q2। Q1 पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? F12। Q1 पर फोर्स लगी 2 के कारण लगी, और 2 पर फोर्स कितनी लगेगी? 2 1। F वेक्टर 2 1 2 पर Q2 पर लगी और 1 चार्ज के कारण। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और यूनिट वेक्टर देखो R⁻12। R⁻12 जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ बनाओगे? जिस पर कैप लिखा होता है यूनिट वेक्टर होता है Q1 से Q2 की तरफ। 1 पहले लिखा हुआ 2 बाद में, Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन बना लो। R⁻21
इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, Q2 से Q1 की तरफ। 2 पहले लिखा हुआ था इसलिए इस तरफ से इस तरफ एरो आ गया। और इसका फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स कैसे फाइंड करोगे, एफ वेक्टर 1 2। पहले आपके पास क्या था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये था, ये सेम लिखोगे पूरी वैल्यू। एफ की जगह क्या आएगा, जहाँ तो F12 आ जाएगा, जहाँ F21 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जे फोर्स है वहाँ पर एफ फोर्स थी। ये देखिए F12, ये सेम वैल्यू आ गई कूलम्ब्स लॉ वाली। इसकी डायरेक्शन में देखोगे डायग्राम में कि यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, देखो एफ वेक्टर 1 2, ये है इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ गया। और जब एफ वेक्टर 2 1 लिखोगे तो उसकी डायरेक्शन में देख लो कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये लिखती है, ठीक है। और ये केस कौन सा था, फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला, जब दो चार्ज में फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और इफ Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर करके आंसर आना चाहिए नेगेटिव। उसका मतलब क्या है, एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, तभी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अगर एक दोनों डिफरेंट नेचर के चार्ज हो गए, एक चार्ज पॉजिटिव हो गया और एक चार्ज नेगेटिव हो गया, तो फिर कौन सी फोर्स आएगी, अट्रैक्शन आएगी। ये देखो पूरा का पूरा डायग्राम सेम है, ऊपर देखो ये डायग्राम सेम है, इतना डायग्राम सेम है, सिर्फ इसमें डायग्राम एरो बाहर की तरफ है और अट्रैक्शन में क्या आ जाएंगे, एरो अंदर की तरफ आ गए, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। F12 का मतलब क्या है, फोर्स 1 पर लगेगी, Q1 पर लगेगी, Q2 के कारण, Q2 पर लगेगी, Q1 के कारण। और R⁻12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, R⁻21 यूनिट वेक्टर Q2 टू Q1। उसके बाद इसकी फोर्स की देखो, इसकी वैल्यू जो है फोर्स की, F वेक्टर 1 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली। और इसके डायरेक्शन में देख लो कौन सा यूनिट वेक्टर है, अब ये इसकी डायरेक्शन में है, इसके साथ लिख दोगे, और इसके साथ इसकी डायरेक्शन में कौन है, इसके साथ ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 देख लो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे बाद में, ये देख लो ध्यान से कि क्या है इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब देखो इसमें ये जो डायरेक्शन है इनकी, R⁻1 2 और R⁻2 1, दोनों के डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और जिन पर कैप लिखा होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जिन पर कैप लिखा होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, 1। वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। 1 = 1 लिख सकते हैं, पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो कैसे लिखेंगे इसकी, ये देखिए, ये आ गया इसका, देखो R⁻1 2 = R⁻2 1, 1 = 1 आ गया, और माइनस का साइन का शो कर रहा है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। दोनों डायग्राम में आपने देखा इनकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट। और इक्वल क्यों लिखा हुआ है, जिन पर कैप लिखा होता है उनकी वैल्यू होती है 1, वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। और R⁻1 2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे, वहां पर जहां पर क्या लिखा हुआ था R⁻1 2, उसकी जगह क्या आ गया, -R⁻2 1, और माइनस के साइन को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखोगे आप, इक्वेशन नंबर 4 में ये किसकी वैल्यू थी, F वेक्टर 1 2 की वैल्यू थी, और माइनस का साइन उसी तरह आ गया। ये क्या बन गया आपके पास, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है वो बन जाएगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही था। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कूलम्ब्स लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ ड्राइव करो, तब भी यही टॉपिक होगा आपका। ये था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।